सबसे बड़ा दंगल देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। बात अब बिहार की। बिहार में नीतीश कुमार का आज शपथ ग्रहण समारोह होगा। नीतीश कुमार शाम 4:30 बजे 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और खबर यह कि उनके साथ 14 से 15 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। पटना में एनडीए विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार को नेता चुना गया था। वहीं देर रात तक नीतीश कुमार के आवास पर बीजेपी और जेडीयू नेताओं की बैठक हुई, जिसमें मंत्रिमंडल के गठन पर फैसला हुआ और तय किया गया कि कौन कौन विधायक मंत्री बनेगा। नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में उनके साथ 14 से 15 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। नीतीश कैबिनेट में एनडीए में शामिल सभी पार्टियों के नेताओं को जगह दी गई है। आज 4:30 बजे होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में जो नेता मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं उनमें बीजेपी की तरफ से तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, प्रेम कुमार और मंगल पांडे के नाम शामिल हैं। इनमें तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। वहीं जेडीयू के कोटे से श्रवण कुमार, महेश्वर हजारी को और नरेंद्र नारायण यादव मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। ये तीनों नेता पहले भी नीतीश सरकार में मंत्री रह चुके हैं। इनके अलावा वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी भी मंत्री बनाए जा सकते हैं, हालांकि वो चुनाव हार गए हैं। वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी हमसे संतोष सुमन मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये कुछ चेहरे जो अभी तक सामने आ रहे हैं, लेकिन बैठकों का दौर, मीटिंग का दौर भी शुरू है। 11 बजे बताया जा रहा था एक मीटिंग होनी है, उसी के साथ साथ जो और चेहरे हैं उन पर तस्वीर क्लियर होगी। 14 से 15 विधायक बताए जा रहे हैं जो मंत्री पद की शपथ लेंगे। और यहाँ जो दो प्रमुख नाम उभर कर सामने आए, जब सुशील मोदी ये तय हुआ कि वो अब डिप्टी सीएम के पद पर आगे नहीं होंगे, उन्होंने बाकायदा एक ट्वीट किया सभी को। बिहार में बीजेपी विधानमंडल दल की उपनेता रेणु देवी जी, जिनको उप मुख्यमंत्री पद की शपथ भी लेनी है, इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। वो यहाँ पर देखिए भैया दूज के दिन जो रस्म है धार्मिक, उसको निभा रही हैं। तमाम महिलाएं मोहल्ले की हैं और उनके बीच वो इसको बोलते हैं गांव में मूसल से ये क्या कर रही है रेणु जी? हम लोग आज गोधन कूट रहे हैं। भाई का जो बीमारी है, भाई का दुख दर्द है, उसको हम लोग कूट के खत्म करते हैं और भाई मेरा स्वस्थ रहे, मस्त रहे और उम्र लंबी हो। तो आपको भी तो खुशखबरी आ गई ना आज? तो भाई ने तो खुशखबरी दिया है। कौन भाई? सभी हमारे भाई, हमारे केंद्रीय नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, हमारे जो हैं सारे पदाधिकारीगण, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे गवर्नर साहब ने, सभी लोगों ने मुझे क्या फोन आया था? निश्चित जो फोन आया कि शाम को ओथ लेना है। तो उप मुख्यमंत्री पद की बात कही गई? उप मुख्यमंत्री की बात की कही। अच्छा, तो अब खुशी? बधाई दिया गया। अच्छा जी, तो हम अपनी सभी बहनों के साथ बधाई बांट रही हूँ। अच्छा, आप लोग क्या कहेंगे इनके लिए, रेणु जी के लिए? इनके लिए बधाई देना चाहते हैं कि आगे बहुत अच्छा काम करे, महिलाओं को बढ़ावा दे। आप क्या कहना चाह रहे हैं? महिलाओं को बढ़ावा दे। बोलिए। हम लोग को बढ़ावा दे। और क्या। आप क्या कहेंगी? अच्छा काम करे, बहुत अच्छा महिला को समर्थन दे। आप बताइए। महिला को हम तो महिला को मिला है तो हम लोग खुश हैं। अच्छा, एक बात बताइए, महिलाओं को प्रधानमंत्री ने कहा था कि साइलेंट वोटर जो हमारी हैं वो महिलाएं हैं, तो महिलाओं की वजह से जो वोट दिया गया प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे, उसकी वजह से आपको लगता है बनाए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि महिलाएं बहुत साहसी होती हैं और आप जानते हैं कि हमारे संस्कार में अर्धनागेश्वरी का रूप है और महिलाएं देखती है कि हमारा घर कैसे उज्जवल रहे, कैसे भरा रहे और कैसे हमारा भरा पूरा परिवार रहे। और यही आज काम जो माननीय हमारे एनडीए की सरकार, माननीय नीतीश जी और हमारी केंद्र की सरकार भाई नरेंद्र भाई ने किया है। महिलाओं के दुख दर्दों को समझा है और आज महिलाओं का लिए जो काम हुआ है, चाहे वो शौचालय का हो, चाहे जनधन योजना हो, चाहे उज्ज्वला हो, चाहे उसके साथ में 5 लाख जो रुपए मिल रहे हैं इलाज के लिए उसका पैसा हो, चाहे हमारे खाते में पैसा हो, या कोरोना काल में हमें राशन मिला, इस सभी को लेके भाई को आज जो अनकुट हो रहा है और हम जो सभी महिलाएं कूट रहे हैं, उस भाई सभी भाइयों के लिए लंबी उम्र की कामना करते हैं कि हम सभी बहनों को देखते रहें और विकास के लिए जो आत्मनिर्भर बिहार है, उस बिहार में भाई का सहयोग मिले और हम लोग उस काम को करें। लेकिन आपकी जिंदगी तो हमेशा के लिए बदलने वाली, उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे आप? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता कभी बदलता नहीं है। कार्यकर्ता समान रूप से कार्यकर्ता होता है और कार्यकर्ताओं के रूप में हम बहनों के साथ में काम करते
जाते हैं। लेकिन कार्यकर्ता तो उन्होंने सुशील मोदी ने कहा कि कार्यकर्ता का पद कोई छीन नहीं सकता, नाराज है क्या? देखिए कोई नाराजगी नहीं, वो तो गार्जियन है हमारे, वो कैसे नाराज हो सकते हैं। अरे अपना परिवार का विकास हो रहा है, वो विकास करवा रहे हैं परिवार का, कि हम परिवार को और आगे बढ़ाएं और आगे बढ़ाएं, क्योंकि हमारे यहाँ कोई परिवारवाद नहीं होता है। एक हमारे छोटा सा सवाल आपसे है, शराबबंदी को लेकर के महिलाएं बहुत खुश थीं, कहा यह भी जा रहा कि नीतीश कुमार के समर्थन में महिलाओं इसलिए वोट करती हैं कि शराबबंदी, आपको लगता है इस पर कोई समीक्षा होगी कि या शराबबंदी लागू रहेगी? नहीं नहीं, शराबबंदी लागू ही होगी, लागू है, लागू रहेगी, उस पर कोई इसमें पुनर्विचार नहीं? पुनर्विचार नहीं होगा। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आपसे, एक महिला होने के नाते उप मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं, आपको फोन आ गया जैसा कि आपने खुद ही कहा, पहली प्राथमिकता रेणु देवी की क्या होगी? रेणु देवी की प्राथमिकता है कि बहनों के लिए और सभी जनता के लिए सबका साथ और सबका विकास हो, इसके लिए वो काम करेंगे। तो देखिए रेणु देवी जी कह रही हैं सबका साथ सबका विकास होगा, और ये आप उनके साथ आए हैं क्या? ये क्या है? ये भाई लोग को दिलाया जाता है खिलाने के लिए। तो भाई कौन है रेणु देवी जी का? भाई हैं आपको अनिल कुमार। अच्छा, वो यहाँ अभी नहीं आए? नहीं अभी। तो देखिए, आप देखिए तस्वीरों में कि रेणु देवी जी एक देखिए जल यहाँ पर उनके हाथ में लोटा है और जल जो है वो चढ़ा रही है। तो जो भी धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है आज गोवर्धन पूजा के दिन, भैया दूज के दिन, उसको जो सूबे की होने वाली उप मुख्यमंत्री हैं वो बखूबी निभा रही हैं। कैमरामैन जयपाल रावत के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, पटना। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में बीजेपी विधायक तारकिशोर प्रसाद ने डिप्टी सीएम बनाए जाने को बड़ी जिम्मेदारी बताया। तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि उन्हें और रेणु देवी को डिप्टी सीएम पद के तौर पर शपथ लेने की जानकारी दी गई है। सुशील मोदी अब तक ये जिम्मेदारी संभालते थे, अब तारकिशोर जी हैं, कटिहार से विधायक हैं, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। ये गुलदस्ते, ये मिठाइयाँ, ये फूल, क्या हो रहा है तारकिशोर जी? ये चलिए, एक नया दायित्व मिला है तो कार्यकर्ताओं में प्रसन्नता है, तो उस रूप में अपना उद्गार व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी का मुझे एहसास भी है। और फिर एनडीए गठबंधन का, भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, उनके मार्गदर्शन में हम सब काम करेंगे। आपको उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात कही जा रही है, 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे आपकी पार्टी की तरफ से? हाँ, 2 मुख्यमंत्री होंगे। कौन कौन होंगे? देखिए, ये तो नेतृत्व तय कर रहा है। मुझे जानकारी मिली है कि मुझे उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेना है, तो शपथ लेंगे। और रेणु जी को भी उप मुख्यमंत्री के रूप में? हाँ, रेणु जी भी उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे, जो जानकारी सूत्र के अनुसार मिली। अच्छा, केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से कौन कौन लोग आ रहे हैं आपके शपथ ग्रहण में? अपने माननीय नेता श्री अमित शाह जी, श्री जेपी नड्डा जी, और पूर्व से हमारे बीच कल से ही श्री भूपेंद्र जी और श्री देवेंद्र फडणवीस जी पटना में मौजूद हैं। तारकिशोर जी, आपको जनता का नेता कहा जाता है, आप रिक्शे पर बैठ के घूमते रहे हैं, कटिहार में लोग कहते हैं, आप बड़े ही सामान्य पृष्ठभूमि से आते हैं। अभी भी मैं देख रहा हूँ आपका जो पूरा पर्सोना है बहुत ही सामान्य है। ऐसे व्यक्ति को अगर पार्टी उप मुख्यमंत्री बनाती है तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, इसी का नाम भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, दल या जो हमारा विचार परिवार है, वो जिस दायित्व में मुझे या हम सभी कार्यकर्ताओं को लगाता है, उस दायित्व में हम सब काम करते हैं। नीतीश कुमार के साथ कैसा इक्वेशन आप है, क्योंकि अभी सुशील मोदी के साथ वो लगातार काम कर रहे थे, अब आपके साथ काम करना पड़ेगा, कैसा आपका? ठीक है, जब दायित्व मिलेगा तो बेहतर ढंग से हम सब काम करेंगे। हम सब मिलकर 15 वर्षों तक काम किए हैं, और हम लोग का इतना बड़ा मार्गदर्शक मंडल है, हम सब मिलकर काम करेंगे। हमारे सभी बड़े नेता हैं जो मंत्री परिषद के सदस्य भी रहे हैं, हम सब मिलकर काम करेंगे, कोई कठिनाई नहीं आएगी। सुशील मोदी ने जो ट्वीट किया बड़ा ही मौजूद है, वो कह रहे हैं कार्यकर्ता का पद कोई नहीं छीन सकता, मतलब उनको डर? नहीं, ऐसी बात नहीं। उनकी क्या भूमिका देखते हैं, सुशील मोदी की भूमिका क्या देखते हैं, क्या केंद्र में जाएंगे? टिप्पणी नहीं करेंगे, हम इतना ही जानते हैं कि हमारे वो मार्गदर्शक हैं, हमने उनके नेतृत्व में काम किया है, आगे भी उनका आशीर्वाद हम सबों को मिलता रहेगा। बीजेपी के कोटे से कितने मंत्री आज शपथ ले रहे हैं? आप और रेणु जी 2 तो हो गए, 2 उप मुख्यमंत्री, बाकी मुझे नई जानकारी है। वो धीरे धीरे वो स्थिति साफ हो जाएगी कि कितने लोग शपथ लेंगे।
नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आरजेडी नेता और चुनाव में महागठबंधन का चेहरा रहे तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण में नहीं जाएंगे। जो बड़ी खबर सामने आ रही है कि तेजस्वी यादव नहीं जाने वाले हैं शपथ ग्रहण के समारोह में, जो कि शाम को 4:30 बजे होना है। बड़ी खबर इस वक्त की, आरजेडी नेता और चुनाव में महागठबंधन का चेहरा रहे तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण में नहीं जाएंगे। चंद्रमोहन, कुछ बताया उन्होंने कि किन कारणों से नहीं जाएंगे वो शपथ ग्रहण समारोह में? बिल्कुल, देखिए आरजेडी का यह आरोप रहा है, जिस दिन मतगणना खत्म हुआ था उसी दिन से साफ तौर पर यह कहा जा रहा था आरजेडी की ओर से कि यह मतों की गिनती में चोरी हुई है और इसको लेकर कोर्ट भी जाने की बात कर रहे थे तेजस्वी यादव। हालांकि अब तक कोर्ट आरजेडी नहीं गई है और आज जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक तेजस्वी यादव ने यह फैसला किया है कि वो इस शपथ ग्रहण समारोह में नहीं शामिल होंगे। ऐसे में अगर तेजस्वी यादव नहीं जाते हैं तो उनके पार्टी के कोई भी नेता नहीं जाएंगे, मतलब कि ये लोग बहिष्कार करने का फैसला किए हैं। और जाहिर सी बात है, जब शपथ ग्रहण खत्म होगा तो वो इसका वजह भी बताएंगे कि वो क्यों नहीं गए, क्योंकि सीधे तौर पर यह सवाल उठेगा कि कोई भी विपक्ष का नेता है अपना जेस्चर दिखाता है और शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचता है, ऐसे में वो क्यों नहीं गए, इसका मायने और मतलब भी वो बाद में बताएंगे। लेकिन साफ तौर पर जिस दिन मतगणना खत्म हुई थी उसके बाद से ही लगातार यह आरजेडी की ओर से कहा जा रहा था कि मतों की चोरी हुई है, मतों की गिनती में हेराफेरी हुई है और इसको लेकर वो विरोध भी कर रहे थे। आरजेडी के कई नेता और कार्यकर्ता आरा में सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन भी किए थे और शायद यही वजह है कि तेजस्वी यादव भी आज बहिष्कार करने का फैसला किया है कि वो शपथ ग्रहण जो समारोह है उसमें नहीं जाएंगे। बिल्कुल चंद्रमोहन, रहिए आप हमारे साथ। नीतीश सरकार में संभावित मंत्री अशोक चौधरी ने दावा किया कि उनके ऊपर नीतीश कुमार फिर से विश्वास उन्होंने जताया है। शपथ ग्रहण समारोह में कई चेहरे जो हैं वो शपथ लेंगे, उनमें से एक हैं जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सबसे खास और विश्वास पात्र माने जाते हैं, अशोक चौधरी, जो फिलहाल जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। एक बार फिर से मंत्रिमंडल की जो है वो शपथ लेंगे। कितनी बड़ी खुशी और चुनौती होगी? नहीं, ये तो चुनौतीपूर्ण है, ये टेन्योर चुनौतीपूर्ण है क्योंकि पार्टी को फिर से पूरी तरह से रिवाइव करना है। पार्टी का जो रिज़ल्ट आया है वो अपेक्षा के हिसाब से रिज़ल्ट नहीं आया। ठीक है, सरकार हम लोगों की बन रही, इसलिए हम लोगों को सबको मिलके, जितने हमारे विधायक हैं जो जीते हैं जो हारे हैं, उन सबको मिल कर के और एक नई तरीके से नई ऊर्जा का संगठन में संचार करना है। जो लोग नारुष्ट हैं, खुश नहीं हैं, जो हमारे पास थे, कहीं किसी कारणवश हमसे दूर चले गए, उनको सबको लाना है। और इसी बीच बिहार से बड़ी खबर आ रही है। न्यूज 18 के चंद्रमोहन कुमार की खबर है कि विधानसभा अध्यक्ष का पद बीजेपी के खाते में जा सकता है और सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के नंद किशोर यादव स्पीकर बन सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जो खबर सामने आ रही है वो ये कि विधानसभा अध्यक्ष का पद बीजेपी के खाते में जा सकता है। चंद्रमोहन, बिल्कुल, यह लगभग तय है कि जो बीजेपी के नंदकिशोर यादव हैं वही विधानसभा के अध्यक्ष होंगे। साफ तौर पर जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक अब से थोड़ी देर पहले उनके पास एक फ़ोन कॉल गया और जिसमें ये कहा गया है कि अब वो विधानसभा अध्यक्ष बनाए जाएंगे। ऐसे में उनको मंत्री पद का शपथ नहीं लेना है, तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि नंदकिशोर यादव ही जो बीजेपी के विधायक हैं वो यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष होंगे। इससे पहले जब भी जेडीयू और बीजेपी की साझा सरकार रही है उसमें जेडीयू के विधानसभा अध्यक्ष होते थे, लेकिन अब जो है वो तय हुआ है कि बीजेपी के जो विधायक हैं वही विधानसभा अध्यक्ष होंगे और नंदकिशोर यादव का लगभग बनना तय है, क्योंकि उनके पास यह फ़ोन कॉल भी आ चुका है कि उन्हें विधानसभा अध्यक्ष बनाया जाएगा। बिल्कुल, आप रहिए हमारे साथ। देखिए, इस बीच आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने एक बार फिर हमला करते हुए कांग्रेस को हार का जिम्मेदार ठहराया। शिवानंद तिवारी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेतृत्व ने चुनाव को गंभीरता से नहीं लिया। कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी, लेकिन उनका अभियान पूरी तरह से ठंडा था। राहुल गांधी 3 दिन के लिए आए और एक दिन में सिर्फ 2 सभाएं की, जबकि उम्र में ज्यादा होने के बाद भी पीएम मोदी ने एक दिन में 3 से 4 सभाएं की। शिवानंद तिवारी ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस ने चुनाव के महत्व को नहीं समझा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी। जो अभी ये परिस्थिति आई
आज महागठबंधन की जो परिस्थिति हो गई है, जीतते जीतते आप चुनाव रह गए, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? अब कई फैक्टर्स हैं जिसके चलते जो है बहुमत से मैंने वहां दरवाजे पर पहुंच के हम लोग रुक गए। उसमें एक जो है फैक्टर कांग्रेस का भी है। 70 सीटों पर कांग्रेस लड़ी और ये दिखाई दिया कि कांग्रेस का जो अभियान है, उस अभियान जो है वो ठंडा किस्म का अभियान था। जीत हार अपनी जगह पर है। आला कमान जो है कांग्रेस का, उसने बिहार के चुनाव को गंभीरता से नहीं लिया। राहुल जी 3 दिन के लिए आए, एक दिन में 2 सभाएं उन्होंने की। कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो पहली मीटिंग थी उसमें ये बताया गया कि राहुल जी का 3 दिन का कार्यक्रम मिला है और एक दिन में 2 करेंगे। तो उसी समय हमने पूछा था, एक ही मीटिंग में हम गए, पहली मीटिंग थी और उसके बाद हम फिर गए नहीं। हम लोगों की ओर से मनोज झा वहां जाते थे। अब मोहन प्रकाश हमारे पुराने मित्र हैं, उन्होंने जोर दिया तो हम चले गए। सुबोध कांत साहब भी थे। तो हमने कहा कि प्रधानमंत्री की उम्र जो है राहुल गांधी की उम्र से ज्यादा है। वो एक दिन में 3 और 4 सभा करते हैं, तो राहुल जी 2 ही सभा क्यों कर रहे हैं? और फिर प्रियंका जी का कार्यक्रम क्यों नहीं मिला? तो हमको ऐसा लगता है कि बिहार का जो चुनाव है, उस चुनाव को गंभीरता से नहीं लिया। अब देखिए, अकेले तेजस्वी ने उस चुनाव को अपने अभियान से कहां पहुंचा दिया कि पूरे देश की नजर जो है बिहार के चुनाव पर टिक गई और लोग उम्मीद करने लगे कि साहब बिहार में जो है नरेंद्र मोदी की राजनीति का पराभव होगा, परास्त होगी और एक नई शुरुआत जो है देश में होगी। लेकिन इस नजरिए से कांग्रेस के आला कमान ने इस चुनाव के महत्व को समझा ही नहीं। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी के आरोपों पर कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने पलटवार किया। उन्होंने आरजेडी को नसीहत दी कि वो महागठबंधन धर्म को निभाएं। उन्होंने तेजस्वी यादव से शिवानंद तिवारी पर लगाम लगाने को भी कहा। एक तरफ एनडीए में शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी के बीच सिर्फ फुटअव्वल शुरू हो गया। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेमचंद मिश्रा जी। जिस तरह से शिवानंद तिवारी का बयान आया है, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि 70 सीट तो आप लोगों ने लिया, लेकिन 70 सभाएं भी नहीं कर पाए। राहुल गांधी आए, लेकिन एक दिन में 2 से ज़्यादा सभाएं नहीं कर पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन में 4-4 सभाएं किए। क्या माना जाए इसको? देखिए, आरजेडी में शिवानंद तिवारी जैसे कई ऐसे नेता हैं जो आरंभ से ही कांग्रेस विरोधी माने जाते हैं और जिस भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है, गठबंधन धर्म का उल्लंघन तो है ही, लेकिन कहीं न कहीं उनकी मंशा बीजेपी के समर्थन वाली ज़्यादा दिख रही थी। क्योंकि उनके ट्वीट को इमीडिएट गिरिराज सिंह ने सपोर्ट किया, शाहनवाज ने किया। तो तेजस्वी यादव का ये फर्ज है कि वो अपने ऐसे बड़बोले नेताओं को जो गठबंधन को कमज़ोर करना चाहते हैं, बीजेपी को मजबूती देना चाहते हैं, उस पर लगाम लगाएं। कोई कांग्रेस नेतृत्व के बारे में, कांग्रेस पार्टी के बारे में अगर आधारहीन बातें और भाजपा से मिलीभगत करके उसी भाषा का प्रयोग करेंगे तो यह कांग्रेस को कतई स्वीकार नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में चुनाव आ रहा था और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी शिमला में पिकनिक मना रहे थे। यह एक शरारतपूर्ण बयान है। भाजपा वाले इस तरह का बयान देते रहते हैं, लेकिन आरजेडी में उपेक्षित शिवानंद तिवारी का भी वैसे ही बयान आया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं यह तेजस्वी यादव को परेशानी में डालने वाला बयान है और मुझे अपेक्षा है कि तेजस्वी यादव जी ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करेंगे। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी के कांग्रेस पर हमले के बाद बीजेपी ने बिहार में करारी हार के लिए राहुल गांधी को निशाने पर लिया। राहुल जी, आपके लिए आज शिवानंद तिवारी जी ने बिल्कुल सही शब्दों का प्रयोग किया है कि आप पिकनिकिंग प्रेसिडेंट हैं। आप जिसका स्पर्श करते हैं उसका वजूद समाप्त हो जाता है। आप साइकिल पर बैठे, आज साइकिल की क्या हाल है। बाद में आपको साइकिल के कैरियर से उतारना पड़ा। आप लालटेन के पास बैठे, पानी निकालकर, मिट्टी का तेल निकालकर पानी भरा, लालटेन बुझ गया।
बराक ओबामा ने एक टिप्पणी की उनके राहुल गांधी के ज्ञान पर, और शिवानंद जी लगता है उनसे ज़्यादा ज्ञान अर्जित कर लिए कि ये पॉलिटिकल टूरिज्म करते हैं, ये राजनीति नहीं करते। वैसे हम लोग तो पहले ही से कहते आ रहे हैं, लोगों को बुरा लगता था, ये नॉन सीरियस। और आज महागठबंधन को ये पहले सोचना चाहिए था, बाद में क्यों, जब चिड़िया चुग गई खेत तो अब पछतात क्या होता। आरजेडी के कांग्रेस पर आरोपों के बीच शहनवाज हुसैन ने महागठबंधन को घेरने में देर नहीं लगाई। शहनवाज हुसैन ने आरोप लगाया कि अब जब आरजेडी हार गई तो बयानबाजी करने में जुटी। लोग दिल में पाले हुए थे कि लालटेन की सरकार बनेगी, अब सरकार जो है वो एनडीए की बन गई, तो बड़े दिल से बधाई देना चाहिए। अभी भी भविष्यवाणी कर रहे हैं, उनकी भविष्यवाणी का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एनडीए इकट्ठा है, इकट्ठा रहेगा। आरजेडी के नेता तो बयानबाजी करते रहते हैं, उनके बयानों का कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी भी भविष्यवाणी कर रहे हैं, उनकी भविष्यवाणी का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एनडीए इकट्ठा है, इकट्ठा रहेगा। बिहार में चुनाव खत्म होने के बाद भी सियासी घमासान जारी है। आरजेडी के कांग्रेस पर हमले के बाद खुद कांग्रेस के अंदर की कलह भी सामने आ गई। इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने बिहार विधानसभा चुनाव और कुछ राज्यों में हुए उपचुनाव में मिली हार के बाद ये तक कह दिया कि लोग अब कांग्रेस को विकल्प भी नहीं मानते हैं। कपिल सिब्बल ने कहा कि पार्टी नेतृत्व कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है, लेकिन कांग्रेस को आत्मनिरीक्षण की जरूरत है। सिब्बल ने कहा कि बिहार में हाजिर जाहिर तौर पर एनडीए के बाद आरजेडी दूसरे नंबर की पार्टी थी। कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं कहा जा सकता और मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस बिहार में मिली हार पर आत्मनिरीक्षण करेगी। कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों से भी ये उम्मीद की जानी चाहिए कि वो कांग्रेस की गिरावट पर सवाल उठाएं और बात करें। कपिल सिब्बल ने कहा कि कांग्रेस को लोग अब प्रभावी विकल्प नहीं मानते, जो चिंता की बात है। बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में दशकों से कांग्रेस को लोग विकल्प नहीं मानते, लेकिन लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने अपनी सीटें खो दी और कांग्रेस पर लोगों का जो विश्वास है वो खत्म हो रहा है। इसलिए आत्मनिरीक्षण का समय भी खत्म हो गया है, जिसे कांग्रेस को बहादुरी से स्वीकार कर लेना चाहिए। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने कपिल सिब्बल के बयान को सही ठहराया। कार्ति चिदंबरम ने ट्वीट करते हुए लिखा कि ये समय है कि हम आत्मनिरीक्षण करें, विचार करें, परामर्श करें और काम करें। सर्दियां आने वाली हैं और ऐसे में सियाचिन के ग्लेशियर पर पहरा देने दुनिया के सबसे जटिल कामों में से एक है। ऐसी विषम परिस्थितियों में कैसे रहती है भारतीय सेना युद्ध के लिए तैयार, देखिए इंडियन आर्मी 24 आवर्स। प्रीमियर हो रहा है बुधवार 18 नवंबर को हिस्ट्री टीवी 18 पर रात 9 बजे। यह है दुनिया की सबसे ऊंची युद्ध भूमि का बेस कैंप, सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन की बर्फीली चौकियों में हमारे बहादुर सिपाही हमेशा तैनात रहते हैं। 12,000 फुट की ऊंचाई पर यहाँ हवा में ऑक्सीजन की मात्रा सी लेवल से 60% कम है और तापमान गिर सकता है 0 से 60 डिग्री नीचे तक। यहाँ सांस लेना भी मुश्किल होगा। पर भारत के पास है दुनिया की सबसे बड़ी पहाड़ी सेना। इन सिपाहियों को 20,000 फुट की ऊंचाई पर रहने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। सियाचिन की लोकेशन कूटनैतिक दृष्टि से काफी अहम है। भारत और पाकिस्तान के बीच इसी ग्लेशियर पर सबसे पहली लड़ाई 1984 में हुई थी। तब से ये इलाका सैन्य अभियानों का गढ़ बना हुआ है। ऊंची जगहों पर कब्जा है भारतीय सेना का, जिसमें वहां की सबसे ऊंची पोस्ट बाना टॉप शामिल है। 23,000 फुट की ऊंचाई पर मौजूद इस जगह को परमवीर चक्र प्राप्त कर चुके कैप्टन बाना सिंह के नाम पर रखा गया है। 1999 में पाकिस्तान ने फिर से युद्ध विराम को तोड़ते हुए ऊंची जगहों पर कब्जा करने के लिए पास ही के कारगिल से हमला किया। ऑपरेशन विजय के तहत उन्हें फिर से हारकर भागना पड़ा। आज भी सारी चोटियों पर भारत का कब्जा है और वो दोनों परमाणु देशों के बीच शांति बनाए रखने में भी सफल है। न्यूज 18 इंडिया एनबीए का सदस्य है
और निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए बनाए गए नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स